अच्छा, एक सीन सोचिए, रात के 10 बज रहे हैं, आप शायद अपना कोई पसंदीदा शो देख रहे हैं और तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर बॉस का मैसेज है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। दिमाग में तुरंत एक लड़ाई शुरू होती है, अभी जवाब दूं या सुबह का इंतजार करूं। अगर अभी जवाब नहीं दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं काम को लेकर सीरियस नहीं हूं। और अगर जवाब दे दिया तो हो सकता है एक के बाद एक 10 और मैसेज आ जाए और आपका जो आराम का वक्त है वो काम में बदल जाए। ये दुविधा मुझे लगता है आज लगभग हर कामकाजी इंसान की कहानी बन चुकी है, खासकर जब से हमारा ऑफिस हमारी जेब में आ गया है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश पर बात करने वाले हैं। ये कोशिश एक बिल के रूप में सामने आई है जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। इसे सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लोकसभा में पेश किया है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि क्या ये बिल वाकई हमारी ऑलवेज ऑन वाली वर्क कल्चर को बदल सकता है। इसका मकसद तो देखिए यही है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये बिल कर्मचारियों को काम के तय घंटों के बाद ऑफिस के कॉल्स, ईमेल और मैसेज को नज़रअंदाज करने का एक कानूनी अधिकार देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने पर कंपनी उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। ये काम और निजी जिंदगी के बीच की उस धुंधली लकीर को फिर से गहरा करने की एक कोशिश है। सुनने में तो ये किसी सपने के सच होने जैसा लगता है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। क्या ये सिर्फ मैसेज इग्नोर करने का अधिकार है या इस बिल में और भी कुछ है? नहीं, इसमें कई परतें हैं। पहला और सबसे मुख्य प्रावधान तो यही है कि काम के घंटे खत्म होने के बाद कर्मचारी किसी भी कम्युनिकेशन का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही दूसरा बड़ा पॉइंट ये जुड़ता है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से या जरूरत पड़ने पर ओवरटाइम करता है तो उसे उसका पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसे इसका बाकायदा भुगतान किया जाएगा। काम मुफ्त में नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये तो सीधा और साफ है, लेकिन इसे लागू कौन करवाएगा? मतलब कंपनियां तो आसानी से मानेंगी नहीं। क्या इसके लिए कोई सिस्टम बनाने का प्रस्ताव है? हाँ, और यहीं पर बिल का सबसे अहम हिस्सा आता है। इसके तहत 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर कंपनी को एक एम्प्लॉई वेलफेयर कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में मैनेजमेंट और कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधि होंगे। अच्छा। और यही कमेटी मिलकर कंपनी की राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी तैयार करेगी। मतलब हर कंपनी को अपने काम की प्रकृति के हिसाब से नियम बनाने होंगे। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। क्या ये एक तरह से मतलब लोमड़ी को ही मुर्गियों की रखवाली करने देने जैसा नहीं है? मेरा मतलब है कमेटी में मैनेजमेंट के लोग भी होंगे, तो क्या वे ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कंपनी के हक में ज्यादा हो? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और बिल की सफलता इसी बात पर टिकी होगी कि ये कमेटियां कितनी निष्पक्ष और असरदार होती हैं। क्या कर्मचारी अपने प्रतिनिधि खुलकर चुन पाएंगे? क्या वे बिना डरे अपनी बात रख पाएंगे? इसीलिए बिल में एक और, आप कह सकती हैं, एक सेफ्टी नेट जोड़ा गया है। वो क्या है? अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना कितना? क्योंकि छोटी मोटी रकम से तो बड़ी कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रस्ताव के अनुसार ये जुर्माना कंपनी के कुल कर्मचारी वेतन बिल का 1% तक हो सकता है। अब सोचिए, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिसका सालाना सैलरी बिल हजारों करोड़ में है, उसके लिए 1% भी एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये सिर्फ एक सांकेतिक दंड नहीं है, बल्कि एक गंभीर वित्तीय चोट पहुंचा सकता है। वाह, अब बात थोड़ी मजेदार हो रही है। मतलब सजा का भी प्रावधान है। मैंने जो सोर्सेज देखे उनमें एक और बात का जिक्र था जो मुझे बहुत आगे की सोच वाली लगी। डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स, ये क्या है? हाँ, ये इस बिल को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से आगे ले जाता है। इसमें प्रस्ताव है कि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काउंसलिंग की सुविधा दी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें डिजिटल डिटॉक्स में मदद की जाए। ये इस बात को स्वीकार करता है कि लगातार जुड़े रहने का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। तो ये बिल सिर्फ काम के घंटे तय नहीं कर रहा, बल्कि काम से होने वाले मानसिक तनाव को भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस बिल की जरूरत अचानक क्यों आ पड़ी? कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम तो कई लोगों के लिए एक सुविधा बनकर आया था, फिर समस्या कहां से शुरू हुई?
समस्या सुविधा के शोषण से शुरू हुई। देखिए, कोविड-19 ने काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हाइब्रिड और रिमोट वर्क अब एक नॉर्मल बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने काम और घर के बीच की दीवार गिरा दी। जो बाउंड्री पहले ऑफिस की बिल्डिंग तय करती थी, वो अब हमारे फोन की स्क्रीन पर आ गई है, जिसे हम कभी बंद नहीं करते। और इसका नतीजा है बर्नआउट। ये शब्द अब सिर्फ आईटी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा। हर कोई थका हुआ और तनाव महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। इसीलिए तो भारत से पहले फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस दिशा में कानून बना चुके हैं। हम इस समस्या को पहचानने में अकेले नहीं हैं और शायद हम उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने दूसरे देशों का जिक्र किया, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से कुछ मॉडल्स मौजूद हैं। फ्रांस का नाम इस मामले में सबसे पहले आता है। उन्होंने इसे कैसे लागू किया? क्या वहां सब कुछ बदल गया? फ्रांस ने 2017 में ये कानून लागू किया था। उनका मॉडल बातचीत पर आधारित है। वहाँ कानून ये कहता है कि 50 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर एक चार्टर या पॉलिसी बनानी होगी। कानून ये नहीं बताता कि पॉलिसी में क्या होगा, बस ये कहता है कि पॉलिसी होनी ज़रूरी है। वहाँ जोर आपसी समझौते पर है, ना कि सख्त सरकारी नियमों पर। तो क्या ये मॉडल सफल रहा? क्योंकि बातचीत से तो कंपनियां हमेशा अपने फायदे का रास्ता निकाल लेती हैं। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। कई स्टडीज में ये पाया गया कि फ्रांस में बहुत सी कंपनियों ने बस खानापूर्ति के लिए पॉलिसी बना दी, लेकिन असल में वर्क कल्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। क्योंकि अगर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने का कोई मजबूत सिस्टम नहीं बनाया गया। अब इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के हालिया मॉडल से कीजिए, जो 2024-25 में लागू हुआ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने क्या अलग किया? उन्होंने इसे एक मजबूत कानूनी अधिकार बनाया है। वहाँ अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उस पर काम के बाद संपर्क करने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, तो वो सीधे फेयर वर्क कमीशन नाम की एक स्वतंत्र संस्था में शिकायत कर सकता है। ये कमीशन मामले की जांच करता है और उस पर फैसला सुना सकता है। मतलब वहाँ कर्मचारी के पास एक ताकतवर हथियार है। तो यहाँ भारत के लिए पहला और सबसे बड़ा सबक यही है, सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरह विवाद सुलझाने के लिए फेयर वर्क कमीशन जैसी कोई संस्था नहीं बनाई गई, तो ये कानून सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा। हमारी एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी वाली बात फ्रांस के मॉडल जैसी लगती है, जो उतना सफल नहीं रहा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असली चुनौती कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में ही है, और भारत के संदर्भ में तो ये और भी जटिल हो जाता है। अच्छा, तो चलिए अब भारत की जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ इसे लागू करने में क्या-क्या रोड़े आ सकते हैं? मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि हमारे यहाँ तो हर राज्य के अपने नियम होते हैं। ये पहली और सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती है। हमारे संविधान में श्रम यानी लेबर समवर्ती सूची, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसका विषय है। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर केंद्र ने ये बिल पास कर भी दिया, तो राज्य सरकारें इसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकती हैं। इससे पूरे देश में एक जैसा कानून लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारे जो नए लेबर कोड्स बने हैं, उनका क्या? क्या ये बिल उनके साथ फिट बैठता है? ये दूसरी बड़ी कानूनी पहेली है। नए लेबर कोड्स में काम के घंटे, ओवरटाइम वगैरह को लेकर पहले से ही नियम तय हैं। इस नए बिल को उन कोड्स के साथ मिलाना होगा ताकि कोई विरोधाभास ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से कानूनी चुनौती से भी बड़ी एक व्यवहारिक चुनौती है सबूत की समस्या। हाँ, मैं यही सोचने वाला था। कोई बॉस फोन करके ये तो नहीं कहेगा कि मैं तुम पर दबाव डाल रहा हूं। ये तो इशारों में होता है। एक मैसेज भेज दिया और उम्मीद की कि आप समझ जाएंगे। इसे कोई कैसे साबित करेगा? बहुत मुश्किल है। क्या आप सर्वर लॉग्स, चैट टाइम स्टैम्प्स को सबूत मानेंगे? और मान भी लिया तो कंपनी हमेशा ये कह सकती है कि संपर्क आपातकालीन यानी इमरजेंसी था। अब इस आपातकाल की परिभाषा कौन तय करेगा? एक आईटी कंपनी में सर्वर डाउन होना आपातकाल है या एक न्यूज़ चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आना? इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है और इसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। और मान लीजिए कि किसी ने सबूत जुटा भी लिए, तो वो शिकायत लेके जाएगा कहाँ? हमारे लेबर डिपार्टमेंट्स के पास तो पहले से ही इतने केस पड़े हैं। क्या उनके पास डिजिटल दुनिया के इन झगड़ों को सुलझाने की क्षमता या संसाधन है? ये तीसरी और शायद सबसे ठोस चुनौती है लागू करने की क्षमता।
हमारे श्रम विभागों पर डिजिटल व्यवहार की निगरानी का अतिरिक्त बोझ डालना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए होंगी। तो कुल मिलाकर इरादा बहुत नेक है, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। इन सब चुनौतियों को देखते हुए चलिए फायदे और नुकसान का एक तराजू बनाते हैं। अगर मान लें कि ये बिल किसी तरह लागू हो जाता है तो इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक असर हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर होगा। बर्नआउट कम होगा, लोग अपने परिवार और निजी जीवन के लिए समय निकाल पाएंगे, जिससे लंबी अवधि में उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और कंपनियों को भी इससे फायदा होगा। उन्हें अपने काम को बेहतर ढंग से प्लान करना पड़ेगा, सही संख्या में लोगों को काम पर रखना होगा और काम को टालने की आदत कम होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बिजनेस जगत में काफी चिंता जताई जा रही है। भारत एक सर्विस इकोनॉमी है। हमारी आईटी और बीपीओ कंपनियां 24 घंटे काम करती हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट्स दुनिया के अलग अलग टाइम जोन में हैं। क्या इस तरह का सख्त कानून हमें वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है और इसीलिए कानून में अपवादों यानी एक्सेप्शंस की भूमिका बहुत अहम होगी। जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, पुलिस, मीडिया और 24/7 चलने वाली आईटी सपोर्ट जैसी इंडस्ट्रीज के लिए नियम अलग बनाने होंगे। अगर अपवाद बहुत ढीले हुए तो हर कंपनी खुद को जरूरी सेवा बताकर कानून से बच निकलेगी, और अगर अपवाद बहुत सख्त हुए तो इन सेवाओं का कामकाज ठप पड़ सकता है। सही संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी कला होगी। और छोटी कंपनियों का क्या? एक स्टार्टअप जिसके पास सिर्फ 15-20 लोग हैं, क्या वो इन सब कमेटियों और नियमों के बोझ तले दब नहीं जाएगा? उनके पास तो अक्सर 24 घंटे काम करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बिल्कुल, ये एक और बड़ा सवाल है। हो सकता है कि ये कानून एक निश्चित साइज से बड़ी कंपनियों पर ही लागू किया जाए, जैसा फ्रांस में होता है। छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां मतलब एसएमईज को शायद कुछ छूट देनी पड़े, वरना उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है और भारत में संसदीय इतिहास देखें तो ऐसे बिल शायद ही कभी कानून की शक्ल ले पाते हैं। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। आज तक गिनती के ही प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने हैं, लेकिन इनका असली मकसद कानून बनवाना नहीं बल्कि एक जरूरी मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छेड़ना होता है। ये सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका है। हो सकता है ये बिल इसी रूप में पास ना हो, पर सरकार भविष्य में अपनी किसी लेबर कानून में इसके कुछ हिस्सों को शामिल कर ले। इस बिल ने अपना काम तो पहले ही कर दिया है। इसने एक ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी। तो जब तक इस पे कोई कानून नहीं बनता, हम और आप जैसे आम कर्मचारी और कंपनियां क्या कर सकते हैं? क्या हमें बस इंतजार करना चाहिए? नहीं, इंतजार करना सबसे खराब विकल्प होगा। स्मार्ट कंपनियां कानून का इंतजार नहीं कर रही हैं। वे अभी से एक स्पष्ट राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी बना रही हैं। ये एक अच्छी एचआर प्रैक्टिस है जो अच्छे टैलेंट को कंपनी की तरफ खींचती है। इस पॉलिसी में क्या-क्या चीजें साफ होनी चाहिए? कुछ बुनियादी बातें, जैसे कंपनी के आधिकारिक काम के घंटे क्या हैं, किन परिस्थितियों को आपातकाल माना जाएगा, अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसकी दर क्या होगी, और सबसे जरूरी मैनेजर्स को इस बारे में ट्रेनिंग देना कि वे अपनी टीम के निजी समय का सम्मान करें। ये सिर्फ पॉलिसी बनाने की बात नहीं है, बल्कि इसे कंपनी के कल्चर का हिस्सा बनाने की बात है। और कर्मचारियों के लिए आपकी क्या सलाह है? वे अपनी तरफ से क्या कदम उठा सकते हैं ताकि उनका शोषण न हो? सबसे पहला कदम है जागरूक होना। अपने एचआर से अपनी कंपनी की आधिकारिक काम के घंटों और ओवरटाइम पॉलिसी के बारे में लिखित में जानकारी मांगे। अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो इसके लिए अनुरोध करें। दूसरा, अगर आपको काम के घंटों के बाद लगातार काम करना पड़ रहा है तो इसका एक रिकॉर्ड रखना शुरू करें। ईमेल का टाइम स्टैम्प, चैट का स्क्रीनशॉट, ये सब जरूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी सीमाओं को विनम्रता लेकिन मजबूती से बताना सीखना होगा। तो कुल मिलाकर राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक बहुत ही प्रगतिशील और जरूरी विचार है। यह डिजिटल युग में काम के भविष्य को लेकर एक अहम सवाल उठाता है, लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, इसका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कितनी समझदारी और बारीकी से लिखा और लागू किया जाता है। बिल्कुल, स्पष्ट परिभाषाएं, व्यावहारिक अपवाद और एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र, इन 3 स्तंभों के बिना यह नेक इरादे वाला कानून सिर्फ मुकदमेबाजी और कंफ्यूजन को ही जन्म देगा। यह सिर्फ एक कानून का सवाल नहीं है, ये भारत में काम करने के तौर तरीकों और हमारी पूरी वर्क कल्चर के भविष्य पर एक बड़ी बहस की शुरुआत है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
ये बिल पास हो या ना हो, हम्म। इसने एक आईना तो हमें दिखाई दिया है। दिखाया। सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी को हमारी जिंदगी नियंत्रित करनी चाहिए या हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सीमाएं तय करनी चाहिए? हम्म। और ये सीमाएं कौन तय करेगा? सरकार अपने कानूनों से, कंपनियां अपनी पॉलिसीज से, या आखिरकार हम खुद अपने फोन को सही समय पर स्विच ऑफ करके?